सज्जनों और देवियों, माताओं और बहनों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मंचासीन आज की समस्त अतिथिगण और भगवान बुद्ध के काषाय वस्त्र को धारण किए परम पूज्य भिक्षुगण, इस कार्यक्रम के आयोजक, संयोजक और सहयोगी साथीगण, इसको देखना नहीं है, सबका मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए साथियों कुछ खास बातें कहना चाहता हूं। क्योंकि पिछली साल इसी तिथि के मौके पर मुझे आमंत्रित किया गया था, यहाँ पर रहने के बाद आवश्यक कार्यों से मुझे दिल्ली जाना था, मैं चला गया, तो उसकी पक्ष और विपक्ष में जो प्रतिक्रियाएं आई वो बहुत बढ़िया नहीं थी। लेकिन आज के कार्यक्रम का जो विषय वस्तु है, उस विषय वस्तु को मैं सीधे ध्यान में रखते हुए और सभी कार्यकर्ताओं के भाषणों का और नेताओं के भाषणों का सारांश अंतर्राष्ट्रीय एकीकरण एवं शांति और विश्व बंधुत्व में चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान की सर्वोत्कृष्ट भूमिका, यह विषय अपने आप में पूर्ण है कि उनकी भूमिका सर्वश्रेष्ठ रही है। उन्होंने अपने समकाल में पूरे दुनिया का एकीकरण किया है, शांति स्थापित किया, वो भी विश्व बंधुत्व की बदौलत। इतना सारांश है। अगर आप उसको दूसरे अर्थों में समझते हैं, ये पास्ट टाइम की बात है, बीते युग की बात है, जिसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपने पाटलिपुत्र की गंगा में कहा है कि घूम रहा पलकों के भीतर स्वप्नों सागत विभव विराट, आता है क्या याद मगध का वह सुरसरी अशोक सम्राट। कणकण में है सुप्त विभव, मैं कैसे छेड़ जगाऊं, बीते युग के गायन को फिर किसके स्वर में गाऊं। यानी जो बीते युग की गौरव गाथा है, वह किस तरीके से हम समझाएं कि आप सारे लोग उसी तरह से अशोका द ग्रेट के जमाने में जैसे थे वैसा बन जाए। आज भी सबके अंदर वही डीएनए है। साथी हमारे डीएनए की चर्चा कर रहे थे, बड़ी लंबी गाथा हो जाएगी। डॉक्टर बामसाद मई 2001 उताह विश्वविद्यालय अमेरिका के नेतृत्व में जो डीएनए का जांच पड़ताल हुआ है भारत में जाति व्यवस्था पर, उपजाति व्यवस्था पर, उसके आलोक में भारत में सिर्फ 5 जातियां हैं। नगलायन है जो हबसी है, दूसरा आर्य नस्ली है, तीसरा मंगोल है, बाकी सब भारत के अंदर असुर और द्रविड़ है, जो सब मिला के 90% होते हैं। अब सवाल है कि आज के दिन सीधे इस विषय वस्तु को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप इतिहास के पन्ने को समझें। किसी विषय वस्तु को अगर ठीक आप समझना चाहते हैं तो उससे जुड़ी हुई परंपरा और घटी हुई ऐतिहासिक अनैतिहासिक घटनाओं का ब्यौरा आपके मस्तिष्क में होना चाहिए, तभी आप ठीक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और मंजिल पर जा सकते हैं, वरना रास्ते से भटक जा सकते हैं। अब भटकने का सवाल है, आजादी से पहले और आजादी से अब तक अगर भटकने के दौर पर चर्चा करूं तो 4 लाइन उस पर भी। आजादी से पहले से लेकर आज तक जो आप और आपके लोगों ने जो प्रयास किया है, उसने जाति महासभा बनाया, महापुरुषों के नाम पर महासभा बनाया, गैर राजनीतिक संगठन बनाया, सारे राजनीतिक दलों में घूमकर चारों धाम की यात्रा कर आए और सारे लोग मिलकर के अनंत दल बना लिए हैं। गणना भी करे तो शायद करने में बड़ा मुश्किल होगी। घर में बैठकर परिवार, बीवी, बच्चे तक सीमित रह के भी देखा और निर्दल भी लड़ करके देखा, परिणाम 0 है। आखिर अब सवाल है विचार करने का कि जो फूले पेरियार, साहू, अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, काशीराम का जो मूवमेंट है वो क्या है, और उस मूवमेंट के लिए बाबा साहब ने बिना लाग लपेट के 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में घोषित किया है। और काशीराम जी ने भी बहुजन दिवस पर स्पष्ट रूप से भाषण में कहा था कि मेरे सपनों का भारत सम्राट अशोक का भारत।
लेकिन सवाल उठता है कि आप कहां हो? ये जो कूड़ा और करकट बटोर करके खड़ा कर रहे हैं 150 सालों से, उससे आपने कोई नेता पैदा किया है या नौकर? नौकर को नेता और नेता को जब तक आप नौकर बनाते रहोगे, पीढ़ी दर पीढ़ी ठोकर खाते रहोगे, इससे कोई बचा नहीं सकता। आगे की लाइन अब विषय पर आता हूं। आज का जो विषय वस्तु है सारे लोगों के भाषणों के सारांश कमोवेश दाएं बाएं चलते हुए विजयदशमी और धम्म विजय दिवस, ये इतिहास की वो बहुमूल्य घटना है जिसको कुरेदोगे तो 2300 साल 2371 साल पहले का भारत नजर आएगा। ये महारानी दुर्गा जी है, सवार है शेर पर, महिषासुर को मार रही है जो भैंसे पर सवार है। ये तो सतयुग की घटना है। तो फिर महाराज रावण और राम के युद्ध की चर्चा करके इनकी मूर्तियां जला रहे हो, यह तो त्रेता युग का विषय वस्तु है, हजारों साल का अंतर है, और दोनों घटनाओं को तुम दिखा रहे हो एक साथ, और इसको काउंटर हम करने के लिए आए हैं। तो काउंटर कर रहे हैं अशोकादिग्रह, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध के नीति में परिवर्तन किया और पूरे देश में प्रचारित है कि उन्होंने तलवार रख दिया। तलवार को रख देना और युद्ध नीति को बदल देना। साथी चर्चा कर रहे थे, हम हमलावर थे, हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे मित्र हैं। युद्ध के नीति में बदलाव, जैसे आप बराबर दूसरों पर नजर रखें, जरा भी चर्चा नजर आए आपके खिलाफ तो उस पर हमला करते रहो, उसको नष्ट करते रहो। एक रणनीति तो ये है जो अमेरिका अपनाया हुआ है, और दूसरी रणनीति है कि अगर हम पर कोई हमला करेगा तो उसकी हम तैयारी पर नजर रखेंगे और उसका जवाब उसी गति से देंगे कि उसका पूरा सफाया हो जाए। ये कलिंग युद्ध के बाद की रणनीति है। एक चंद्रगुप्त मौर्य जी की रणनीति है और दूसरा कलिंग युद्ध के बाद अशोकादिग्रह की रणनीति है। कलिंग युद्ध से बुद्ध की ओर ये घटना है। तो तुमने कहा है कि सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय है विजयदशमी। चलो मैं तुम्हारा विश्लेषण कर देता हूं। तुम्हारे रामचरितमानस से विश्लेषण करूं तो भी तेरी हवा उड़ जाएगी, या हम पंचशील के सिद्धांतों का तुलनात्मक अध्ययन कर दे तो भी। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर संपूर्णानंद जो भारत के राष्ट्रपति शिक्षक थे, उन्होंने किताब लिखी है पेज नंबर 48 पर। उन्होंने कहा है कि महाराज रावण भगवान बुद्ध के शिष्य थे। हद हो गई। अगर ये बातें हैं तो तुम तो पूरा पूरा करकट इस देश को बना रहे हो। और बहस का बिंदु है कि अशोकादिग्रह का जो कलिंग युद्ध है और कलिंग युद्ध के बाद धम्म विजय है, उस धम्म विजय को काउंटर करने के लिए ही विजयदशमी मनाई जा रही है। अब इसको आप समझे थोड़ा। न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। अब इस नियम को आप समझे तब बात समझ में आएगा। आज वो विजयदशमी मना रहे हैं और आप धम्म विजय मना रहे हैं। पूरे देश का अखबार, मीडिया, उनके संगठित लोग प्रचार और प्रसार कर रहे हैं और आपके बेवकूफ लोग चंदा देकर उनकी भीड़ में बैठ करके माता जी की आरती उतार रहे हैं। जिस दिन मनाया जा रहा था 5-6 दिन में रात में घूमने निकला था और देखा कि जगह जगह पर ये दलित पिछड़े ये बेचारे लगे हुए हैं। तो मुझे कलिंग युद्ध की गाथा पर लिखना पड़ा रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में कि साथियों, जब से आप शांति के पुजारी हो गए, जब से आप शांति के पुजारी हो गए, तब से हिजड़े भी आज क्रांतिकारी हो गए। अरे कुछ परिस्थितियां बदली, कुछ आप बदल गए, वरना तो पूर्वज आपके दाता थे, आप भिखारी हो गए। और भिखारी हो गए कोई बात नहीं, मूर्ख और अनारी हो गए, यही सबसे खराब बात। यहां महत्वपूर्ण विषय है जिसको हमारे भाई संजय सांग जी ने कहा कि ज्ञान पाओ। पूर्व बुद्धों ने देखा किया, 27 बुद्धों ने किया,
लेकिन ज्ञान बांटो ये भगवान बुद्ध ने किया और सारे रात से शुरू किया। और उसी बात को अशोकादिग्देव ने संरक्षण दे दिया। हमारे एक साथी बोल रहे थे भाषण, उन्होंने कहा धर्म परिवर्तन का दिन है। साथियों, धर्म परिवर्तन का दिन आज नहीं है, धर्म विजय दिवस धर्म संरक्षण का दिन है। धर्म परिवर्तन तो जुलाई में आता है, जिसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। ये बारीकी हम समझे। और तीसरा, उत्तराधिकारी दो। तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे काम को लेकर चलते रहे। तो हमारे साथी धर्म की चर्चा कर रहे थे, बामसेव के साथी कियमचु धर्म में। तो उन्होंने कहा कि स्वयं सम्राट ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया है? धम्म में जो साधुता जो इन्होंने कहा। फिर आगे कहते हैं, माधवे च साधवे च अपासीन में बहुकयाने दया दाने सचा सोची इयम चु धम्म। यह धर्म तो है, लेकिन उन्होंने शिलालेख में जो टारगेट निर्धारित किया है वह है नास्ति ही कमतरम सर्वलोक हित। ये लक्ष्य है, सर्वलोक हित से बढ़कर दुनिया में कोई कार्य नहीं है। उसके लिए नारा गढ़ा है उन्होंने कि आपको चलना है, आगे बढ़ना है और लक्ष्य प्राप्त करना है। उसी शिलालेख में लिखा है कि आपको चलना है। और आप चल किधर रहे हैं? धम्म विजय दिवस की ओर नहीं चल रहे, आप चल रहे हैं विजयदशमी की ओर। एक उदाहरण हमारे साथी दे रहे थे, डिप्टी सीएम मौर्य जी की। इन पर एक हमारा लाइन कमेंटेबल है, मोहम्मद शाह रंगीला भारत के बादशाह। हालांकि अंग्रेजी गवर्नमेंट थी, फिर भी बादशाहियत थी। फारस का सम्राट नादिर शाह भारत भ्रमण पर आए हुए थे और दिल्ली में रुके हुए थे। और उसी दौरान उनके जो सैनिक हैं वो भ्रमण पर निकले चांदनी चौक दिल्ली के आसपास। जाते जाते दुकानदारों से झड़प हो गई। राष्ट्रीय परिस्थितियों को समझते हुए आकर के चुप रह गए, लड़े नहीं। पिटाई भी उन सैनिकों की हुई। नादिर शाह से कहा, नादिर शाह ने कत्लो गारत का आदेश दे दिया कि मारो और खून की नदियां बहा दो। और वैसा ही हुआ, खून की नदियां बहने लगी। चारों तरफ त्राही, इतनी लाशें पड़ गई कि कोई सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर सकता है। और दहशत का यार मोहम्मद शाह रंगीला ताज उतारे और पैरों में ताज रख करके कहा, हुजूर जनता त्राहिमाम कर रही है, आप माफीनामा दें। उन्होंने कहा ठीक है, कत्लो गारत का आदेश रख। उसके बाद शाही खैर मकदम के लिए उनको बादशाह की महल में बुलाया गया, हवेली में बुलाया गया। शाही खैर मकदम हुआ और तत्काल नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को आदेशित किया कि जितनी भी बादशाहियां हैं और शाहजादियां हैं उनको मेरी खिदमत में प्रस्तुत किया जाए। यानी आप अपनी बच्चियों को, जो आपकी बेटियां हैं और आपकी औरतें हैं, उनको हाजिर करो। बुलाया गया और जो नाटक किया है वो महत्वपूर्ण विषय है। और तुलनात्मक अध्ययन में केशव प्रसाद मौर्य का चिंतन और चरित्र, दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। मोहम्मद शाह रंगीला बुला दिया, सारे लोग हाजिर हुए, सेवा हुआ, टहल हुआ। और नादिर शाह सोने का नाटक करके पूरा तलवार निकाल करके आधा कपड़े में सो रहा है और टांग दिया चारों तरफ। शाहजादियां और बादशाहियां सभी उसी कमरे में मौजूद हैं। 2-3 घंटे के बाद जब वो बहाना तोड़ करके जब बैठा, क्रोध से आंखें लाल करते हुए बोला, हराम जादियों, तुम बच्चा पैदा कर सकती हो, बादशाह कभी नहीं। ठीक उसी तरह से मारा इनके हाथ में दिया गया अगर तो इनको खूब पहन लेना चाहिए था। हैसियत पता लग जाती आरएसएस बीजेपी की पूरे देश में। लेकिन ऐसा नासमझ नालायक किसी काम का नहीं है। इसलिए साथियों, कोई उम्मीद मत करना कि कोई लड़ाई जीत सकते। ये नौकर है, यही बात को मैंने पहले बोला कि नौकर को नेता और नेता को नौकर। जब तक मानते रहोगे पीढ़ी दर पीढ़ी ठोकर खाते रहोगे, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है। आजादी के समय से लेकर आज तक
कांग्रेस में खूब घूमा भारत का बहुजन समाज, कम्युनिस्टों के साथ घूमा, समाजवादियों के पीछे घूमा, नानी डॉक्टर लोहिया के पीछे घूमा, जयप्रकाश नारायण के पीछे घूमा, चरण सिंह के पीछे घूमा, और उसके बाद मायावती जी और मुलायम और भाजपा के पीछे घूमा। अब वही घूमने से अगर पेट नहीं भर रहा है तो आगे जूता खाने के लिए तैयार नहीं, कोई रास्ता नहीं बचा है तुम्हारे पास, न कोई तुम्हारा मालिक है। जब भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनो, तो हमारे साथी बाम सेव के बैठे हैं। जब आजाद भारत में देखा गया कि इस देश के अंदर बाबा साहब के बाद शहीद जगदेव प्रसाद और रामस्वरूप वर्मा जैसे महान पुरोधाओं ने मिलकर के शोषित इनकलाब का पैगाम दिया और 90-10 का लड़ाई की रेखा खींच दी, तो उसमें आपने 85 और 15 क्यों किया? आपने बहुजन शब्द अलग से क्यों गढ़ा? आपने मूल निवासी और विदेशी क्यों गढ़ा? इन प्रश्नों का जवाब चाहिए। आंदोलन को बंटवारा करने का आपने भी वही काम किया जो हमारे साथ विदेशियों ने किया है, इसलिए आप भी उसी थैली के चट्टे बनते हैं। कोई समझौते की गुंजाइश नहीं। जहां तक सवाल है, काउंटर लाइन पर मैं बात कर रहा था, काउंटर बना रहा हूं। इस देश के अंदर एडविन अनरोल पेज नंबर 173 डिलाइट ऑफ एशिया किताब। दूसरा मुल्कराज आनंद, भारतीय ब्रिटिश लेखक, उनकी किताब है द हिस्टोरी ऑफ इंडिया, पेज नंबर 73, मौर्य शासकों का स्वर्णकाल और शपथ ग्रहण समारोह। शपथ ग्रहण समारोह से वर्तमान भारत के नेताओं का तुलना और इनके चिंतन चरित्र का तुलना, जो गांव प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बनते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि मौर्य शासक जब शपथ ग्रहण करते थे तो उपस्थित जनता के समक्ष वादा करते थे, घोषणाएं करते थे कि यदि राज गद्दी पर, राज सिंहासन पर बैठकर मैं जनता के साथ वादा खिलाफी करूं, झूठ बोलूं, इनके साथ गद्दारी करूं, इनके साथ अन्याय करूं, छल कपट करूं, तो जनता को यह अधिकार है कि मुझे परिवार सहित गिरफ्तार कर फांसी पर लटका दे। यही स्वतंत्र भारत का नक्शा होना चाहिए। कहां गया इन नेताओं का चरित्र और चिंतन? भाषण चल रहा है देश में, तो साथियों ये करेगा क्या? आगे की लाइन, फिर द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विसेंट स्मिथ और यथी वेल्स ने लिखा है, दुनिया के इतिहास से भरे पड़ों पन्नों में राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों, संत महात्माओं के बीच महाराजा अशोक नक्षत्र मंडल में एकाकी तारे की भांति दीप्यमान है। हर युग और हर राष्ट्र ऐसे शासक को जन्म नहीं दे सकते। भारत भले ही अपने इस महानतम सपूत के व्यक्तित्व, कृतित्व और नेतृत्व को भूल चुका है, लेकिन जापान से लेकर चीन तक, सुमात्रा, जावा, बोर्निया तक उनके मान, सम्मान और नेतृत्व का सिक्का आज भी लोगों के जेहन में धरा पड़ा है। आगे लाइए, इसी बात को समझने के लिए फिर आगे परम पूज्य बोधि संतो बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के संपूर्ण वाङ्मय का खंड नंबर 7, पेज नंबर 147 से लेकर 190 तक, वह भारत की बहुमूल्य संपदा भरी पड़ी है, जिसमें उस पूरे भाव में लिखा हुआ है, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन इंडिया, क्रांति और प्रतिक्रांति का भारतीय इतिहास, या भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति। अगर इस बात को आप समझते हैं तो अभी मैंने बताया है आपसे कि वो विजयदशमी मना रहे हैं और आपके लोग भी मूर्ख चंद उसी में दान दक्षिणा दे रहे हैं, उन्हीं के साथ खड़े हैं भीड़ में। और जितने बड़े बड़े महाराजा जी यहाँ पर भाषण दिए हैं और जितने लोग विधायक, एमपी, सांसद हैं, किसी से मैं अछूता नहीं हूं। कोई महाराजा साहब जो एमपी, एमएलए बने हैं, आपको मददगार से लेकर यहाँ पर भीड़ में नजर आया है? आखिर क्यों? वो कहां खड़े हैं, किसके साथ खड़े हैं? अगर वो दुश्मन के पाले में है तो वो दुश्मन की लाइन में होना चाहिए। वो हमारे भाई परिवार
तरह सीधी लड़ाई आप समझेंगे तब आप सीधे लड़ेंगे। जैसे बाघ बकरी की रक्षा नहीं कर सकता, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती और घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता है, यही कटु सत्य और नग्न सत्य है। तो जो दुश्मन के पाले में है वो हमारा कभी हो ही नहीं सकता। अगर हो ही जाता तो आजादी के बाद आज तक आपका भला हो गया होगा। आखिर अगली लाइन में इसी कड़ी में ये समाजवादी, साम्यवादी, अम्बेडकरवादी पार्टियों को आपने अवसर दिया है आजादी के 70 सालों में प्रदेश और देश की सरकारों में भागीदार बनने का। आखिर ये समाजवाद लाने के लिए क्या इनको बना दिया जाए? इनको तो हाथ में कुर्सी दे दी गई, समाजवाद क्यों नहीं आया, साम्यवाद क्यों नहीं आया, अम्बेडकरवाद क्यों नहीं आया? ये गांधीवादी और हिंदूवादी जिनके हाथों में सरकारें हैं, ये गांधी जी का सपना तो पूरी तरह से लागू है और हिंदूवाद भी लागू है। आज के डेट में हमारे साथी बोल रहे थे किसानों को कितनी त्राही मांग की स्थिति में पहुंचा दिया गया। अब उस पर विवेचन करूंगा तो बड़ी लंबी लाइन होगी। शिक्षा की स्थिति दुर्गति हो गई, भाषण दे रहे थे वे सब, हमारा भाषण अलग विषय हो जाएगा, फिर मैं अपनी जगह आ जाता हूं, अर्थात 100% झूठे निकले। इसलिए मैं अगली लाइन कहूंगा कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने कहा है कि जो तुम्हें नीच गुलाम लाचार बनाया है वह तुम्हारा उद्धार कभी नहीं कर सकता है। और इसी बात को जगदेव बाबू ने कहा था, बाघ बकरी घोड़ा घास से दोस्ती, बिलार दूध, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं करेगा। और उसी बात को काशीराम जी ने दोहराया कि दगाबाज समाज की दोगली नीतियों में फंसूंगा कभी नहीं, और जिनसे संघर्ष उनसे समझौता कभी नहीं। समझौता करके परिणाम सामने भोगा। और अभी भी पेरियार साहब के शब्दों में कि ब्राह्मण और सांप एक साथ दिखाई पड़े तो पहले ब्राह्मण महाराज को, उसके बाद सांप की दवाई करो। और सांपे बेचारे साथ में खड़े हैं तो वही तो आएगा अम्बेडकरवाद और समाजवाद भी आ जाएगा। साम्यवाद भी तो भाई वही चलाइए रहे हैं, कहां से आएगा? तो हमें आगे सोचना है कि अगर आप चाहते हैं साथियों कि अंतरराष्ट्रीयकरण, तो मोटी मोटी लाइन समझ लीजिए। अंतरराष्ट्रीय एकीकरण का मतलब वसुधैव कुटुंबकम का नारा अशोका द ग्रेट का है। वसुधा को कुटुंब बना लो। और इसके लिए उन्होंने अपना जो उद्बोधन किया है, 2 साथी शिलालेख पढ़े हैं, उसमें लिखा है कि समस्त प्रजा मेरी संतान है, समस्त प्रजा मेरी संतान है। जैसे कोई मतारी बाप अपने बेटी बेटा के हित के विषय में कामना करता है, दिन रात प्रयास करता है, उस तरह से महाराज अशोक ने कामना ही नहीं किया बल्कि काम भी करके दिखाया कि समस्त प्रजा मेरी संतान है। मेरे पुत्र पौत्र और प्रपौत्र, अर्थात उनके परिवार के ही डीएनए से नहीं, बल्कि जो लोग पूरे राज्य में निवास करते थे, जो नागरिक थे, उनको भी उन्होंने पुत्र माना है, पौत्र माना है, प्रपौत्र माना है। उनके लिए संदेश है कि शस्त्र विजय को शाश्वत न माने, यानी हथियारों की विजय अस्थायी विजय नहीं है, प्रीति रस विजय ही शाश्वत एवं सुकर है। जो लोग इसके किसी भी एक अंश की क्षति करेंगे वे दारुण दुख को प्राप्त करेंगे। जो लोग इस नीति का पालन करेंगे वे इहलोक और परलोक का युगों युगों तक उपभोग करेंगे। ये महाराज अशोक के संदेश है। तो सवाल उठता है साथी कि उन्होंने वसुधा को कुटुंब बनाने के लिए जो फार्मूला दिया है, जो सूत्र दिया है, उसे हम समझें। जियो और जीने दो, पहला लाइन, आप भी जिंदा रहे और दूसरे को जीने का पूरी स्वतंत्रता दें। दूसरी लाइन में फिर लिखते हैं उस फार्मूले में, सर्वधर्म संभाव, सभी धर्मों के सार तत्वों का आप सम्मान करो। तीसरा है वाक संयम और भाव शुद्धि, वाणी में संयम और आपकी भावना की पवित्रता होनी चाहिए। चौथा सत्यमेव जयते है और पांचवा है प्रेम, जिसको विश्व बंधुत्व कहा गया है, अर्थात कि मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल दिल से मिलता है, मगर मुश्किल तो ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। तो साथियों, अब ये सारी चीजें होंगी कैसे? अब हम चलते हैं फिर इतिहास में। अशोका द ग्रेट की जो लाइन है मैंने हिस्ट्री से बताई, अब दूसरे नंबर पर इसका काउंटर कैसे हो रहा है। 22 जुलाई 1947 को परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब ने संविधान सभा में कहा था, राष्ट्रीय ध्वज कमेटी की बैठक, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कैसा हो,
भारत का राजकीय चिन्ह कैसा हो, जिसके लिए हमारे सभी पूर्व वक्ता लोगों ने बड़ी बाखूबी आपको बताया है। उसी विषय पर बाबा साहब ने कहा कि साथियों, अगर आजाद भारत को अपने आजादी की रक्षा करनी है तो हमें ऐसे राज्य चिन्ह को अपनाना चाहिए जिससे हर भारतवासी को प्राचीन भारत भगवान बुद्ध की जन्मभूमि के नाम पर दुनिया में विकास करने का सारा अवसर प्राप्त हो और सर ऊंचा करके हमेशा जिंदा रह सके। उसके लिए एकमात्र दुनिया का ऐतिहासिक महापुरुष सम्राट अशोक महान, उनका जो राज्य चिन्ह है चतुर्मुखी सिंह की लाट सारनाथ और तिरंगा में अशोका द ग्रेट का चक्र, जो भगवान बुद्ध के पवित्र धम्म, जो धम्म प्रवर्तन के दिन का है, वही हमारे लिए भविष्य का रास्ता है। अंतिम वाणी उसकी आगे है 4 पैराग्राफ छोड़कर कि आजाद भारत ने सर्वसम्मत से बाबा साहब के इस बहुमूल्य सुझाव को स्वीकार किया और तालियों की गड़गड़ाहट से, मुस्कुराहट से भारत की संविधान सभा ने सम्राट अशोक के पद चिन्हों पर चलने का फैसला किया। लेकिन आजाद भारत की सभी सरकारों में से एक भी लाइन उस दिशा में चलने वाला कोई नजर नहीं आता। तो सवाल है, पूर्वज तो लायक थे, बाप दादा लायक थे, हम लोग क्या है? हम लोग महामूर्ख चंद है, नालायक दी ग्रेट है। अब नालायक बने रहिएगा और हनुमान चालीसा पढ़ते रहिएगा। होई है सोई जो राम रचि राखा, रामचरितमानस। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बढ़ावई शाखा। तो ऐसे ही आपका भला होता रहेगा, जैसे अब तक भला होता रहा। भला नहीं भाला होता रहा, वैसे होता रहेगा। तो साथियों, मैंने बहुत सारी बात कही, विलंब हो रहा है तो मुझे अपनी वाणी विराम करना चाहिए, लेकिन चंद लाइन कह करके वाणी को विराम दूंगा कि महाराज अशोक सम्राट थे और पैतृक सम्राट थे। पिता से उत्तराधिकार थोड़ी बहुत परिवार की लड़ाई के बाद मिल गया। तो सम्राट थे, तो सम्राट तो राष्ट्रीय एकीकरण कर सकता है। और आप सम्राट नहीं हो, राजा की जगह प्रजा हो और शासक की जगह शोषित और सर्वहारा हो, तुम अशोका द ग्रेट का सपना पूरा कैसे करोगे? पहले सम्राट बनो, क्योंकि अशोका द ग्रेट ने कलिंग का युद्ध पहले किया और नमो बुद्ध बाद में किया। और आप नमो बुद्ध पहले कर रहे, कलिंग युद्ध बाद में। न कलिंग युद्ध होगा न नमो बुद्ध होगा। पहले महाराज बृहद्रथ की गर्दन काटी गई और उसके बाद बौद्ध भिक्षु मारे गए और तुम उल्टा चल रहे हो, तो उल्टा चलते रहो। कौन समझाएगा? इसलिए मुझे कहना पड़ा। अंग्रेज आया तो पहले सत्ता लिया बिजनेस के बहाने, मुसलमान आया पहले सत्ता लिया, उसके बाद धर्म का प्रचार किया। बाबा साहब पहले 1932 में वोट का अधिकार लिए, राजनीतिक शक्ति लिए और 56 में भगवान बुद्ध के शरण में गए। हम लोग उनसे भी ज्यादा पढ़े लिखे लोग, समझदार हैं, जो उल्टे चल रहे हैं और इसके बाद भी समझा रहे हैं कि हम लोगों को कोई सुनता नहीं। तो इसलिए कहना पड़ा कि इन बिगड़े ख्यालों में भरे खुशियों के लक्ष्य हैं, हमें पागल ही रहने तो हम पागल ही अच्छे हैं। क्यों? कि क्या यूं ही सब बर्बाद करोगे? क्या यूं ही सब बर्बाद करोगे या दुश्मन का दिल साथ करोगे? और जब नहीं रहेगा चाहने वाला, फिर किसको तुम याद करोगे? यहां दर्द है। 24 साल से लगातार जो आज पूरे देश में प्रतिक्रांति के जवाब में एक्शन रिएक्शन चल रहा है, अशोका द ग्रेट की लाइन को खड़ा करने में 5 साल तो पागल के जीवन बंद करके जब धारा को इकट्ठा किया और शुरू किया कि 5 आदमी भी साथ खड़ा हो जाए, तो 5 की जगह सुना तो 5 लाख लोगों ने, जितने लोगों ने सुना सभी लोगों ने संगठन बना लिया। अभी तक ज्ञान और ज्ञान बांटना और उत्तराधिकारी तैयार करना, तीनों कामों में एक को करने के लिए तैयार नहीं है और सब महाराजा बनना चाहता है। तो माल महाराज का मिर्जा खेले होली, डोली के संग लगे हैं छिनरा, बोले बोल को बोली। कैसे राजपाट मिलेगा? बड़बड़ घोड़ी घास में पाओ है, लगड़ी घोड़ी टांग उठाओ, ये हाल है। तो आपकी स्थिति बड़ी दयनीय है। जैसे महाराज अशोक एक नेता थे, राजनायक चंद्रगुप्त नेता थे, भगवान बुद्ध नेता थे, उसी तरह से राजनायक चंद्रगुप्त नेता थे, फूले साहब नेता थे, साहू जी महाराज नेता थे,
पेरियार साहब नेता थे, बाबा साहब अम्बेडकर नेता थे, जगदेव प्रसाद नेता थे, काशीराम जी नेता थे। तो नेता और नौकर का फर्क करना सीखो। भगवान बुद्ध का सगा चचेरा भाई विरोधी हो गया देवदत्त। अब देवदत्त को नेता मानोगे तो गड्ढे में गिरोगे, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। उसी तरीके से सुशील को नेता मानोगे, सम्राट अशोक को ठोकर मारोगे तो गड्ढे में गिरोगे। राणा प्रताप के जगह मानसिंह को मारोगे तो गड्ढे में गिरोगे। बाबा साहब की जगह जगजीवन राम को मारे इसलिए गड्ढे में गिरे। वो तो बाबा साहब की अपनी काबिलियत है कि अंग्रेजों से मनवा लिया। कहीं जगजीवन की मान ली गई होती तो गले से हाड़ी आज भी निकलने वाली नहीं थी। तो वही हालत है, मान लिया नेता और ठोकर लग गया, अपने कोरे दांत पड़े हैं, नहीं बनाया मुख्यमंत्री। अब कुछ वैसे बेशरम बेहया है जो उत्तर प्रदेश में दौरे में गया था, कई जगह मुझसे कहा अगले बार बनाएगा। हमने कहा 4 जूता और खा लेना, उसके बाद में बात करना। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों, बहुत दर्द है, लेकिन दर्द का इलाज इतना है कि नेता और नौकर का फर्क कर लो, चमचा और मिशनरी में अंतर करो। इस देश के अंदर लड़ाई जगदेव प्रसाद जी ने जब कहा कि साथियों आज ऊंची जात के लोगों ने हमारे बाप दादों से हरवाही चरवाही कराई है, हम राजनीति में इनकी हरवाही करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। हम तो इस देश के काले कलूटे नंगे भीख मंगे अर्धनंगे वंचित उपेक्षित गरीब मजदूर किसानों को गांव से लेकर दिल्ली तक इकट्ठा कर रहा हूं और इकट्ठा करके इनमें से कार्यकर्ता और नेता पैदा करूंगा और नेता और कार्यकर्ता पैदा करके गांव से लेकर दिल्ली तक की सत्ता इनके हाथों में सौंप दूंगा ताकि ये लोग खुद देश की धन धरती का बंटवारा करके अपने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करें। और इस मकसद को पाने के लिए आज मैं 100 साल की लंबी लड़ाई की बुनियाद डाल रहा हूं। यह एक क्रांतिकारी पार्टी है, इसमें आने और जाने वालों की कोई कमी नहीं रहेगी। इसकी लड़ाई लंबी और तगड़ी होगी। इसमें पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। जीत अंततोगत्वा हमारी होकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यह बात मैं जिन लोगों के लिए बोल रहा हूं वे गूंगे और बहरे हैं, उन तक हमारी बातें पहुंच ही नहीं पाती। जिनके लिए नहीं बोल रहा हूं वे लोग इतने चुस्त दुरुस्त और चालाक हैं कि वे ही लोग हमारी बातों को जल्दी से पकड़ लेते हैं और हम पर चौतरफा हमला शुरू कर देते हैं। लेकिन जिस दिन सोए हुए 90% शेर जाग जाएंगे उस दिन इन्हें निस्ता नाबूद कर देंगे। वह दिन जल्द ही आने वाला है, इसे कोई रोक नहीं सकता है। लड़ाई 46 साल हुआ क्या? मर्द पानीदार नजर आता नहीं, जिसको तोड़ो तो वो नजर आता है जल्दी से महाराज बनने का, जिसको पकड़ो तो प्रधानमंत्री ये बन रहा है। भले एक पैसा सहूर नहीं, आंख के अंधे नाम नयन सु, एक पैसा इतिहास की समझ नहीं, संस्कृति की समझ नहीं, नेतृत्व की समझ नहीं, नेटवर्क की समझ नहीं, इतिहास बनाने और बिगाड़ने का समझ नहीं है, दुश्मन की चालों की समझ नहीं है, वो भी नेतृत्वकर्ता बने पड़े हैं। इसीलिए पूरे समाज की दुर्गति हो रही है। 90% शोषकों की। फूले साहब ने शिक्षा दिया, पेरियार ने सम्मान जगाया, साहू जी महाराज ने हमें आरक्षण दिया और बाबा साहब ने तीनों को संरक्षण देकर संवैधानिक दर्जा में ला दिया। जगदेव प्रसाद ने लड़ाई जीत करके सत्ता में लाया, काशीराम जी ने सत्ता में लाया और उसके बाद इनके उत्तराधिकारी लगता बटोरवा रहे हैं और फिर भी नेता बने हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा साथियों कि दुनिया का दुख दूर भगाने महापुरुष तो कितने निकले, नहीं कर सके शांत पिपासा मार कठिन थे जितने निकले। कपिल वस्तु पर इसी धारा से राजकुंवर एक ऐसे निकले, अंधकार को दूर भगाने भानु गगन पर जैसे निकले। अफसोस कि अपने ही कुछ ऐसे निकले जिनसे सस्तों सपने निकले और दुनिया को बाजार बनाकर आज वही खुद बिकने निकले। पूरे दुनिया को बाजार बना के खाली बेचने में लगे हैं और इस तरीके से देश को बेच रहे हैं, जनता को बेच रहे हैं, पूरी टीम को बेच रहे हैं, जिससे लग रहा है कि ये बेचारे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अरे भाई, नीतियां काम करती है। किसी संघ में, किसी समिति में, किसी संस्था में कोई व्यक्ति नेता नहीं होता। नेता सर्वसम्मत या बहुमत से लिया गया फैसला नेता होता है। जो इस फैसले का विरोध करता है वह गद्दार होता है, मक्कार होता है, समाज का दुश्मन नंबर और राष्ट्र का दुश्मन नंबर 1 होता है। ये है फैसले स्थिति। तो साथियों, बहुत सारी बात मैं कहते हुए
चंद लाइन कह लिया हूं। बस इतना कहूंगा कि साथियों, क्रांति बीज का नाश न हो, क्रांति बीज का नाश न हो। हर मौसम की तैयारी है। कल का गीत लिए वोटों पर आज लड़ाई जारी है। अरे घर आंगन का बूढ़ा सूरज परचम परचम दहक उठा। हम तो हर नारे में महाकाव्य के सृजन कर्म की बारी है। कल का गीत लिए वोटों पर आज लड़ाई जारी है। अंतिम बारी, दुनिया है मेरे पीछे, मैं हूं तेरे पीछे। यानी दुनिया है मेरे पीछे, मैं हूं तेरे पीछे। तू अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे पर कुर्बान। दुनिया है बुद्ध के पीछे, बुद्ध के वंशज मनुवादियों के पीछे। धिक्कार है ऐसे सोचने वालों पर, भाषण देने वालों पर और राजनीति में आए हुए उल्लुओं पर। तो बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक उल्लू काफी है, तो यहाँ तो हर साथ पर उल्लू बैठा है। अंजामे गुलिस्ता क्या होगा? इसलिए वाणी को विराम, किसे रो तुझे स्वतंत्रता पुकार रही है, छूने को वह बुलंदी समा तुझे ललकार रही है। अरे क्या जम चुका है खौलता लहू विजयी चंद्रगुप्त का, नाहर की आत्मा तुझे धिक्कार रही है, धिक्कार रही है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त जी ने 4000 घुड़सवार, 4000 घोड़ा वाला जो रथी, 4000 रथी, 9000 हाथी, 14,000 घुड़सवार और 6 लाख पैदल सैनिक तैयार किया। पूरे देश का नेटवर्क तैयार करके, प्रशिक्षित करके तब सिकंदर और उसके सेनापति का मुकाबला किया, मैदान जंग पराजित किया। और पराजित किया तो क्या हुआ? काबुल, कंधार, बलोचिस्तान, अफगानिस्तान आपको दहेज में मिला। उनकी बिटिया परिवार में आई मेहरारू बनकर के, पत्नी बनकर। सोचो जरा कि जो युद्ध में हार जाए, बंदी बना जाए, पगड़ी गिरा के जान की भीख मांगे और उसके बाद 4 प्रदेश दहेज में दे, वह शानदार विजय की गाथा कहाँ लिखी है? अरे वही मौर्य वंश है। कभियान मान मर्यादा था, जिनके तलवारों से सारा विश्व भय खाता था, जिनके पदाघात से कंपित धरा अभी तक डोल रही है। वह अमर कृत्य से अभी जीवित है, अपना जौहर दिखलाने को, जौहर दिखलाने को और बेईमानों को मार भगाने को, बेईमानों को मार भगाने को। तो कण में है सुप्त विभव, मैंने बोला था। इसलिए वाणी को विराम, कि शानदार भूत था, भविष्य भी महान है। संभालो नौजवानों जो तेरा वर्तमान है। वर्तमान का यानी 2019 को सामने रख लेना कि तुम्हें क्या करना है। इसी बात को कहते हुए मैंने बहुत सारी बात कह डाली, बहुत लोगों पर टीका टिप्पणी। अगर मेरी वाणियों से किसी को तकलीफ हुआ हो तो साथी क्षमा करते हुए मुझे माफ कर देना, नहीं जो समझ में आए तो दंड भी दे लेना। जय भारत, जय भारती। वोट की ताकत से मार भगाना शरारती। धन्यवाद राकेश कुमार मौर्य जी को। संस्था की तरफ से राज प्रताप मौर्य जी इन्हें मोमेंटो प्रदान कर रहे हैं। अगले और लास्ट सेकंड वक्ता के रूप में हमारे बीच दिनेश कुमार मौर्य जी, और प्रोफेसर है, भगवा से चल के आए हैं। हम चित्र प्रभा तिसरण जी से आग्रह करते हैं